Hi, do good deeds to others, it will come back in unexpected ways. It truly works. Today is 7th of November 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। कनिष्क वो किंग थे जिनके टाइम पे बुद्धिज्म डिवाइड हुआ था दो पार्ट्स में, महायान और हीनयान। मैडम कामा ने हॉइस्ट किया था फर्स्ट ट्राई कलर फ्लैग इन 1907 इन जर्मनी। कुमार गुप्त वन फाउंडर हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के। लोक नायक भी कहा जाता है जय प्रकाश नारायण साहब को। डू और डाई इज एसोसिएटेड विद द मूवमेंट क्विट इंडिया 1942। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज कन्वीन्ड एट पटालीपुत्र। आज के सवाल हैं, गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? विच कंट्री इज कॉल्ड शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड? विच इज द लार्जेस्ट कोरल रीफ इन द वर्ल्ड? Isthmus of Korea is located between which two seas? What is the point on the ground vertically above the focus? Focus earthquake है, उसके just ऊपर जो point है उसको क्या बोलते हैं? What is a molten rock expelled by a volcano during an eruption called? Molten rock. So these are 6 questions for today. आज की vocabulary है adverse. Adverse मतलब विपरीत, contrary to your interest or welfare. रैंप अप करना मतलब बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर रैंप अप एट बॉर्डर एरियाज। लिटिगेट मतलब होता है लिटिगेशन, मुकदमा। टू टेक लीगल एक्शन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। रिलक्टेंट है मतलब अनिच्छुक है, इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। अनविलिंग टू डू समथिंग कॉन्ट्ररी टू योर कस्टम। बुलवर्क, कॉन्स्टिट्यूशन बुलवर्क। बुलवर्क मतलब वो एक बांध है, एक बाड़ा टाइप बना है, सॉलिड वॉल लाइक स्ट्रक्चर है, किसी चीज़ को डिफेंड करने के लिए। जैसे बुलवर्क ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन डिफेंड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है। ऐसे ही कैग होता है, पब्लिक एक्सचेकर का बुलवर्क है। सो अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं COVID-19 और इन्फर्नो, हॉस्पिटल इन्फर्नो. Then we will have a talk on daily COVID-19 cases. These are numbers, coal inventory. चाइना एक्टिव हो रहा है चुम्बी वैली में, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है. डिफीट डेंगू, इलेक्ट्रिक केबल्स, एज डिटर्मिनेशन, ऑसिफिकेशन टेस्ट. नॉक्शियस है दिल्ली की एयर, ट्रेन 18 वंदे भारत. पैची इंटरनेट कश्मीर. देन दिस इज सिटीजन्स राइट, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन. मेंटल हेल्थ इश्यूज, राजपथ, अरुणाचल, श्रीनगर अब मेजर एयरपोर्ट है. मिस्टर अजीत डोवाल का स्ट्रैटेजिक डायलॉग विद फ्रांस काउंटर पार्ट. आज संडे है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है. आज हम सोलर दिस ऑरोरा फेस्टिवल ऑफ लाइट्स के बारे में जानेंगे. मीथेन इमिशन और इंडिया का कॉन्टेक्स्ट, अफगानिस्तान, आरबीआई के बारे में आज पढ़ते हैं और प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में क्या चेंजेस आए हैं. देन दिस इज व्हाट इज कल्चर. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन नेक्स्ट अबाउट 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express. Both are Delhi edition. See, बिना कैमरे के, बिना नोट्स के पढ़ाने में मज़ा नहीं आता है. सो विल कंटिन्यू विद दिस कैमरा एंड नोट्स. अब अर्ली लाना है तो उसका अब एक ही सॉल्यूशन है कि मुझे 5 AM क्लब ज्वाइन करना पड़ेगा. सो आई विल डू दैट. ओके. प्लस नोट्स का जो पॉइंट है, नोट्स का ये है कि यूट्यूब में जो कम्युनिटी शेयरिंग है उसमें अब मैं ये नोट्स क्विकली शेयर कर दिया करूँगा सो दैट यू कैन हैव क्विक एक्सेस कि हमने आज क्या पढ़ा है. पर जो पीडीएफ है, बिकॉज पीडीएफ एक बार शेयर करने के बाद आई कैन नॉट रिट्रीव, सो दैट इज़ वाई पीडीएफ में थोड़ा टाइम लेते हैं. बट जो यूट्यूब कम्युनिटी है उसमें आई विल शेयर दीज नोट्स क्विकली और उसका रिजोल्यूशन भी ठीक ठाक है. सो यू विल बी एबल टू रीड, रेफर टू दीज नोट्स. ओके. सो लेट अस बिगिन. ये फ्रंट पेज है और पहला न्यूज़ है, हॉस्पिटल इन्फर्नो लीव्स 11 कोविड पेशेंट्स. दिस इन्फर्नो क्या होता है? जब ह्यूज फायर होती है तो उसको बोला जाता है इन्फर्नो. ये अहमदनगर में हुआ, महाराष्ट्र में.
स्टर्न एक्शन लिया जाएगा अगेंस्ट दोज रेस्पॉन्सिबल फॉर द नेग्लिजेंस। फायर क्यों होता है? फायर होने का प्राइमरी रीजन होता है नेग्लिजेंस, एरर। तो केस रजिस्टर हुआ है अगेंस्ट अनआइडेंटिफाइड पर्संस अंडर आईपीसी सेक्शन 304 ए, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। तो ये नाम याद रखना है, आईपीसी सेक्शन 304 ए, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। हॉस्पिटल हैड बीन टोल्ड टू पुट इन प्लेस इफेक्टिव फायर फाइटिंग सिस्टम। फायर लगती है तो इफेक्टिव फायर फाइटिंग सिस्टम होना चाहिए था, पाइपलाइन होना चाहिए था, स्प्रिंकलर सिस्टम होना था। तो फंड्स नहीं थे हॉस्पिटल के पास, तो उन्होंने कॉर्नर्स कट किए और उसके कारण ये ऐसा डिजास्टर हुआ। ये कोई नई बात नहीं है, पिछले एक साल में हमने हॉस्पिटल्स में होने वाले फायर्स के बारे में काफ़ी न्यूज़ देखा है। इन्फर्नो एक एडिटोरियल देखा था हमने। स्काउज ऑफ हॉस्पिटल फायर्स, फायर सेफ्टी की गाइडलाइंस फॉलो क्यों नहीं होती है? स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस स्ट्रैटेजी फॉलो क्यों नहीं हो रहा है? थर्ड पार्टी का एक्रेडिटेशन ऑन सेफ्टी मैंडेटरी क्यों नहीं किया जा रहा है? फायर रेस्पॉन्स प्लान होना चाहिए और रोल ऑफ सिविल सोसाइटी क्या होना चाहिए? प्लस ऐसे जो केसेस होते हैं उसमें जुडिशियल ओवरसाइट का क्या मैकेनिज्म है? सिस्टमेटिक इंक्वायरी होनी चाहिए इनटू सच मिसहैप्स। फायर सेफ्टी हमारा एक प्रायोरिटी होना चाहिए। अब जो आईसीयू होते हैं, आईसीयू में एग्जॉस्ट सिस्टम हो, बिकॉज पेशेंट ऑलरेडी बीमार है, फायर हुआ तो वो खुद को रेस्क्यू भी नहीं कर पाता है। तो आईसीयू में इक्विप हो एग्जॉस्ट सिस्टम, प्रिवेंट करे स्मोक अक्यूमुलेशन का इन फायर। फायर में फायर से डेथ नहीं होती, ज़्यादातर डेथ होती है बिकॉज ऑफ दिस स्मोक धुएं से। वेंटिलेशन कटआउट्स होना चाहिए जो स्टॉप करे ब्लेज को फ्रॉम स्प्रेडिंग। अगर ऑक्सीजन कट कर देंगे तो फायर अपने आप बंद हो जाएगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर बर्निंग। पीरियोडिक मेंटेनेंस होना चाहिए सेफ्टी इक्विपमेंट्स का। इवैक्यूएशन प्लान रेडी होना चाहिए, और स्पेशली जो पेशेंट्स ज़्यादा बीमार हैं बिकॉज वो खुद से मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो ये लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स वाले पेशेंट्स को प्रायोरिटी में इवैक्यूएट करना चाहिए। ये जो गाइडलाइंस हैं इनका इम्प्लीमेंटेशन इज रिक्वायर्ड। पेशेंट्स जो है शुड बी एबल टू गो टू अ हॉस्पिटल विदाउट द फियर ऑफ फायर्स थ्रेटनिंग देयर लाइव्स देयर। नो सी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। हॉस्पिटल हम लाइफ सेव करने के लिए जाते हैं, लाइफ कॉम्प्रोमाइज थ्रेटन करने के लिए नहीं। तो हॉस्पिटल्स को सेफ बनाना ज़रूरी है। हॉस्पिटल फायर्स डिस्टिंक्ट एंटिटी है लिटरेचर सेफ्टी में। यहाँ पे पेशेंट्स होते हैं। एक और चीज़ है, हॉस्पिटल्स में होते हैं आईसीयूज़ में अक्सर ऑक्सीजन सिलेंडर भी होते हैं, और ये जो सिलेंडर्स हैं ना, ये बहुत क्विकली फायर को कैच करते हैं। प्लेंटी ऑफ एयर कंडीशनिंग हो, फिजिकल स्पेस हो, तो ये जो चीज़ें हैं ये अगर फॉलो किया जाएगा तो जब फायर होगा तो इसका डिज़ास्टर हम मिटिगेट कर सकते हैं। इसके लिए नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइन 2016 भी है, NDMA, वेरी इंपॉर्टेंट। ये इन सब चीज़ों को एड्रेस करता है कि कैसे हम फायर के थ्रेट को कम करें। फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। ज़्यादातर फायर्स आप देखना वो किसी फॉल्टी इलेक्ट्रिक सर्किट में स्पार्क के कारण लगती है, तो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सेफ करना ज़रूरी है। रेट्रोफिटिंग करें, पुरानी चीज़ें हो गई हैं उनको अपग्रेड करें। फ्लेम रिटार्डेंट मटेरियल लें, कुछ मटेरियल क्विक फायर कैच करता है, कुछ रिटार्डेंट होता है, तो वी हैव टू हैव दिस फ्लेम रिटार्डेंट मटेरियल। और जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट इज देयर बट सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए बाय दीज हॉस्पिटल्स। तो फायर इज अ गुड सर्वेंट। ह्यूमन सिविलाइजेशन का जो ग्रोथ एंड प्रोग्रेस हुआ है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ फायर। फायर को हमने कंट्रोल करना सीख लिया तो हमारी प्रोग्रेस हुई। तो फायर इज अ गुड सर्वेंट but it is a bad master, so we need to be very careful. National building code भी follow करना ज़रूरी है। So this is first news about Inferno. See, fire ravaged ICU this civil hospital अहमदनगर in महाराष्ट्र। अब जो नेक्स्ट है वो भी कोविड-19 केसेस से रिलेटेड है। 9 मंथ लो हिट किया है डेली काउंट, विच इज़ अगेन गुड। कोविड के नंबर्स सी, लास्ट ईयर भी हम देख रहे थे दिसंबर जनवरी आते केसेस लो हो गए, फरवरी, फिर मार्च अप्रैल में सडन पीक आया, अप्रैल में सेकेंड वेव आई, देन फिर केसेस अब डाउन होना चालू हो गए। तो इट इज़ गुड, फॉलिंग डेली काउंट कम हो रहा है। नंबर्स में हिट अ नादिर मतलब बॉटम पॉइंट आ गया है।
जेनिथ मतलब पीक होता है। तो नादिर, दे आर नॉट एविडेंस दैट पैंडमिक हैज बीन ओवरकम, बट पैंडमिक अभी ओवर नहीं हुआ है। फरवरी में भी ऐसे ही केस था, हम न्यूज़पेपर में डेली देख रहे थे, केसेस बहुत कम हो गए थे, फिर हमारी नेग्लिजेंस हुआ और सडन राइज हुआ ये केसेस का अप्रैल मई में। सो अगेन हमें केयरफुल रहना है, वी शुड नॉट ड्रॉप दी कार्ड्स। तो ये बात यहाँ पे लिखा है, कोविड केसेस हिट 9 मंथ लो बट यू हैव टू बी केयरफुल, और वैक्सीनेशन कवरेज बढ़ाने की ज़रूरत है। Then this is October witnessed highest power shortage in country over 5 years. See, power shortage, power इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टेज, सी लगभग हर स्टेट में पावर का शॉर्टेज है। रीज़न ये है कि जो कोल है, बिकॉज मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ बनती है बाय कोल, कोल का शॉर्टेज हो गया। तो कोल का शॉर्टेज हुआ तो पावर जनरेशन का भी शॉर्टेज हुआ। कोल इन्वेंट्री का शॉर्टेज होने के बहुत सारे रीजंस हैं। पहला रीज़न तो इंडिया में मॉनसून आया, कोल माइंस हैं वो फ्लडेड हो गई तो प्रोडक्शन हिट हुआ। कोविड-19 के कारण भी प्रोडक्शन हिट हुआ है, लॉजिस्टिक्स की सप्लाई आई है। इंटरनेशनल मार्केट में कोल का डिमांड बढ़ गया है, कोल का डिमांड बढ़ गया है तो इससे इंटरनेशनल मार्केट में कोल का प्राइस बढ़ गया। डिमांड हाई है, प्रोडक्शन कम है, प्राइस बढ़ गया, तो हम कम क्वांटिटी में कोल इंपोर्ट कर रहे थे। सो दैट इज़ वाई कोल की इन्वेंट्री कम हुई है। तो क्रंच है 135 नेशनल थर्मल प्लांट्स में, अभी 7 डेज का बफर है इनके पास, इन्वेंट्री है विच इज़ ओके नॉट सो गुड, अभी भी यहाँ पे शॉर्टेज बना हुआ है। सो दिस इज़ द हाईएस्ट पावर शॉर्टेज इन कंट्री। सॉल्यूशन ये है कि जैसे कल हमने पढ़ा था, कोल इंडिया लिमिटेड रैंप अप कर रही है कोल का प्रोडक्शन। सो ये ज़रूरी है ज़्यादा मात्रा में कोल को माइन करें और इंटरनेशनली भी हम ज़्यादा कोल प्रोक्योर करने की कोशिश करें, बिकॉज कोल अभी भी मेन स्टे है हमारी पावर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। रेन्यूएबल्स ऑल्दो हम फोकस कर रहे हैं बट अभी उसमें टाइम लगेगा, कोल का हमें क्विक प्रोक्योरमेंट ज़रूरी है। देन दिस इज चाइना मोर एक्टिव नाउ एट चुम्बी वैली। चुम्बी वैली, तो वेर इज चुम्बी वैली? दिस इज चुम्बी वैली, ये है नॉर्थ ईस्ट हमारा। ये नॉर्थ ईस्ट में दिस इज कॉल्ड सिलीगुड़ी कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और ये है डोकलाम, नाथुला, डोकलाम प्लेटो, एंड दिस इज चुम्बी वैली, दिस इज चुम्बी वैली। चुम्बी वैली इज की, चुम्बी वैली कंसर्न है इंडिया के लिए, बिकॉज ये जो डैगर शेप्ड है, दिस डैगर शेप्ड है, ये जस्ट अबव इंडियाज दिस चिकन नेक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के जस्ट ऊपर है। ये जो ट्राई जंक्शन है, इधर चाइना भी है, इंडिया भी है और भूटान भी है। सो दैट इज़ वाई इस ट्राई जंक्शन में चाइना अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाहता है, बिकॉज अगर चाइना यहाँ पे अपने को स्ट्रेंथन करेगा तो वो चोक कर सकता है इंडिया का दिस सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सी, ये जो डैगर शेप है, ये डैगर शेप, और ये हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। तो ये ट्राई जंक्शन है, यहाँ पे ट्राई जंक्शन है, इधर इंडिया, इधर भूटान और इधर चाइना। सो चाइना यहाँ पे स्ट्रेंथन कर रहा है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर। चाइना इज बिल्डिंग ऑल्टरनेटिव एक्सेस इन चुम्बी वैली, बिल्डिंग रोड्स थ्रू भूटानीज टेरिटोरी। अभी भूटान के साथ भी एक अग्रीमेंट साइन किया चाइना ने बॉर्डर इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए। भूटान में एक साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो चाइना क्लेम कर रहा है। सैटेलाइट इमेजेस बताती है कि चाइना यहाँ पे रोड्स बना रहा है टोरसा रिवर पे, टोरसा रिवर पे थ्रू भूटानीज टेरिटोरी। सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्या है? ये एक स्ट्रेच ऑफ लैंड है जो बॉर्डर करता है बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, और एट द नैरोवेस्ट ये केवल 20-22 किलोमीटर है, 20-22 किलोमीटर का ही है। सो दिस इज चिकन्स कॉरिडोर, चिकन कॉरिडोर बोलते हैं कि अगर इस कॉरिडोर को चोक कर दें तो हम नॉर्थ ईस्ट का एक्सेस खो देंगे। तो जो स्ट्रैटेजिक बैटल वॉर के लिए प्लान्स बनते हैं तो हमारे जो ओपोनेंट्स हैं वो इस एरिया को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू एक्सेस टू दिस नॉर्थ ईस्ट। तो चाइना यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथन कर रहा है कैपेसिटी। अब ज़रूरी है कि इस कॉरिडोर में हम होल ऑफ द नेशन अप्रोच करें। होल ऑफ द नेशन मतलब यहाँ इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन हो सारी एजेंसीज का, पुलिस का, लोकल्स का, आर्मी का, सप्लाईज का, लॉजिस्टिक्स, एवरीथिंग। वी नीड टू वर्क टुगेदर सो दैट ये जो 20-22 किलोमीटर का चोक पॉइंट है, इधर हम अपनी प्रेजेंस बनाए रखें। देन ज्योग्राफी और डायनामिक्स जो हैं इस एरिया की, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। रेडिकलाइजेशन इज द थिंग, सेपरेटिस्ट टेंडेंसी भी एक चीज़ है,
तो ये हमारी सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए एक चैलेंज क्रिएट करता है। हम GS3 में पढ़ते हैं इंटरनल सिक्योरिटी, सो दिस इज देयर। स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है इस कॉरिडोर का बिकॉज दिस इज अ नैरो पीस ऑफ लैंड। ये कनेक्ट करता है नॉर्थ ईस्ट को टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री, through which major national highways, railway lines, pipelines, offshore cable, connectivity and the rest pass. So that is why इस पूरे एरिया को प्रोटेक्ट करना, स्ट्रेंथन करना, वन अप्रोच रखना ज़रूरी है। दिस कॉरिडोर, दिस सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और ये है चुंबी वैली जहाँ चाइना अपना स्ट्रेंथ डेवलप कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर रैंप अप कर रहा है, एंड दिस इज सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सो दिस इज द रीज़न कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। लास्ट ईयर जो फेस ऑफ हुआ था वो एक यहाँ पे भी हुआ था डोकलाम प्लेटो में, डोकलाम प्लेटो। तो चाइना यहाँ अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है, दिस डोकलाम प्लेटो एंड चुंबी वैली, और चाइना का एम है इंडिया का दिस सिलीगुड़ी पे अपना चिकन कॉरिडोर में स्ट्रेंथ डेवलप करना। सो इंडिया को भी इसको काउंटर करने की ज़रूरत है। जून 2021 से इंडिया एंड चाइना कंटिन्यू टू मेंटेन लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट्स अलोंग द LAC। तो लेट अस सी, अभी चीज़ें नॉर्मलाइज है नहीं इंडिया चाइना बॉर्डर में। सो दिस इज दिस न्यूज़। देन डेंगू डेथ्स गो अनरिपोर्टेड, दिस इज ऑल्सो वन थिंग। डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं। डेंगू मतलब स्टैगनेंट वाटर, मॉस्किटो ब्रीडिंग को स्टॉप करें। सेफ रहने के लिए डेंगू के लिए फैमिली को ज़रूरी है आसपास के एरिया में स्टैगनेंट वाटर नहीं होना चाहिए। पौधों में, गमलों में, कोई पॉट है, स्टैगनेंट वाटर नहीं होना चाहिए। इफ़ वी डू फाइंड वाटर, लेट्स ड्रेन इट, रिप्लेस इट रेगुलरली और कवर इट विद अ स्मॉल लेयर ऑफ ऑयल। ऑयल ऐसे एक लेयर बन जाता है पानी के ऊपर, तो जो लार्वा है मॉस्किटो के वो ब्रीड नहीं हो पाते हैं। तो ये सब चीज़ें करना है। और एक कैंपेन है 10 बजे 10 हफ्ते 10 मिनट। देन सो दिस इज UAPA केसेस अगेंस्ट लॉयर्स, सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। देन दिस इज सेकेंड वन, प्रोब ऑर्डर इनटू कोलैप्स ऑफ मल्टी लेवल कार पार्किंग। अक्सर हम केस स्टडीज़ देखते हैं ना एथिक्स में कि गवर्नमेंट का कोई वर्क हुआ है, ब्रिजेस बने हैं या कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग बनी है, तो वहाँ अगर इरेगुलरिटी है तो वो आ जाता है दिस प्रोबिटी में या फिर करप्शन में। इन सारी चीज़ों में प्रोब होना ज़रूरी है। जैसे मल्टी लेवल कार पार्किंग यहाँ पे कोलैप्स हुआ। गवर्नमेंट ने क्लियर किया पॉलिसी फॉर इंसुलेटेड इलेक्ट्रिक केबल्स। इलेक्ट्रिक केबल्स क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट का दिस ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिक करंट कैरी होता है। तो अगर बेयर वायर्स हैं तो ये भी अगेन एक्सीडेंट प्रोन होते हैं। तो दिल्ली कैबिनेट अभी ये प्लान कर रही है 11 किलोवाट के बेयर इलेक्ट्रिक वायर्स, इसको इंसुलेट करेंगे, प्लास्टिक इंसुलेशन, सो दैट शॉक या एक्सीडेंट्स नहीं हो वहाँ पे। प्लस हम ज़्यादातर जगह देखते हैं हैंगिंग इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, नॉट गुड। वायर्स जो होते हैं, गैस पाइपलाइंस होती है, अगर ये अंडरग्राउंड हो तो ये बेटर है। और इसको आप लिंक करो PM गति इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से, बिकॉज उसमें हमने क्या देखा था, रोड बनानी है तो पाइपलाइन हुआ या फिर टेलीफोन केबल हुआ, इलेक्ट्रिक वायर हुआ, ये सब कोऑर्डिनेशन में काम करे, सिंक में काम करे। वरना क्या होता है, रोड बन जाती है, फिर पाइपलाइन वाले विभाग को याद आता है कि यहाँ पे पाइपलाइन डालनी थी, वो रोड को फिर खोद देते हैं। तो इससे इंफ्रा डिले भी होता है और डैमेज भी होता है। तो PM गति शक्ति इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोविड पॉजिटिविटी रोज ऑन दीपावली। पॉजिटिविटी रेट क्या होती है, कितने लोगों का आपने टेस्ट किया और उसमें से कितने लोग पॉजिटिव आए कोविड के लिए, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिविटी। नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस इमर्जिंग आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कोविड टेस्ट परफॉर्म। तो दिल्ली में पॉजिटिविटी बढ़ी है बिकॉज ऑफ फेस्टिवल। एज डिटर्मिनेशन ऑफ जुवेनाइल ऑफेंडर्स शेल बी कंप्लीटेड इन 15 डेज। अक्सर ये होता है जुवेनाइल मतलब लेस देन 18, बट एज सर्टिफिकेट जो है कई बार वो करेक्ट नहीं है। तो वी नीड अ वे कि हम बायोलॉजिकली एज फाइंड कर पाएँ, और उसके लिए एक तरीका होता है ऑसिफिकेशन टेस्ट। एक्चुअली जब हम ग्रो होते हैं तो हमारी बोन्स भी ग्रो होती है, हाइट बढ़ती है, फिर एक एज आती है हमारी, तब जो बोन्स हैं वो फ्यूज़ होने लग जाती है। तो उसी से रिलेटेड एक टेस्ट होता है ऑसिफिकेशन टेस्ट। बोन्स यहाँ पे कितना फ्यूज़ हुआ है उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग एज डिटरमाइन करने की कोशिश होती है। जैसे कई बार क्रिकेट में भी देखते हैं, कहने को तो प्लेयर लेस देन 18 मतलब अंडर 17 में खेल रहे हैं, बट एक्चुअली उनकी एज 21 22 होती है, तो वो तो फेयर प्ले नहीं होगा। सो दैट इज़ वाई एज का टेस्ट करने के लिए ऑसिफिकेशन टेस्ट
होता है। पैनल ब्लेम सडन लो विंड्स फॉर नॉक्शियस दिल्ली एयर। सी देन दिस इज नॉक्शियस दिल्ली एयर। सी अभी दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो डिटीरियोरेट हुआ, सफ़र में भी यही बताया गया। रीज़न क्या है? तो एक एक्सपर्ट सब कमिटी थी, सीपीसीबी रिपोर्ट को इग्नोर किया उसने, और क्रैकर्स स्टब्बल बर्निंग इज़ नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि जो अचानक से विंड फ्लो होनी थी, लो विंड थी, तो वो प्रेशर सिस्टम के कारण दिल्ली में पॉल्यूशन ऐसे बढ़ गया। एक्चुअली क्या होता है, विंड्स के दो रोल होते हैं। जैसे ये दिल्ली है, अगर विंड्स आ रही है, कल हमने देखा था नॉर्थ वेस्ट से, तो अगर जो भी पॉल्यूशन है पंजाब हरियाणा, इधर पंजाब हरियाणा का जोन है, स्टब्बल बर्निंग हो रही है, या फिर इधर का जो पॉल्यूटेंट्स है, अगर विंड ऐसे ब्लो कर रही है तो वो सारा कैरी करके ले आएगी दिल्ली में पॉल्यूटेंट्स। प्लस विंड का दूसरा भी एक रीज़न होता है, दूसरा भी पर्पज़ होता है। अगर विंड तेज़ी से ब्लो हो रही है तो वो पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, कॉन्सेंट्रेशन को डाइल्यूट कर देती है। तो अगर विंड फ्लो भी स्ट्रांग नहीं हो रहा है तो पॉल्यूटेंट्स ज़्यादा नज़र आने लग जाते हैं, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। तो विंड का मल्टीपल रोल होता है, विंड भी डिसाइड करती है पॉल्यूटेंट लेवल क्या है। तो सडन अनफोर्सिएबल लो विंड्स थी, ये की कॉज था नॉक्शियस एयर क्वालिटी का दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन में दीपावली के बाद। तो एक्सपर्ट सब कमिटी ने यही बताया कि हम ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान को एक्टिवेट करें। एज सच क्रैकर्स और स्टबल बर्निंग कल्प्रिट नहीं है जो दिल्ली में अभी AQI डिप हुआ उसका। लेट अस सी, वी शुड बी नोइंग अबाउट AQI, वी शुड बी नोइंग अबाउट सफ़र, वी शुड बी नोइंग अबाउट ग्रैप, और इन जनरल ज्योग्राफी क्या है, स्टबल बर्निंग, फ्लो ऑफ विंड्स एट्सेट्रा, जिसके कारण दिल्ली का एयर पॉल्यूशन इतना डिटीरियोरेट होता है। एट द सेम टाइम हमें कुछ सॉल्यूशंस भी पता होने चाहिए, जैसे स्मोक टॉवर, ये हर जगह लिखना है स्मोक टॉवर, दिल्ली में अभी एस्टेब्लिश हुआ स्मोक टॉवर, और ये ग्रैप लिखना है, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। ग्रेडेड मतलब जितना पॉल्यूशन है उसके अकॉर्डिंग एक्शन प्लान होगा। जैसे कि मॉडरेट टू पुअर है तो हम ये सारी एक्टिविटीज़ करेंगे, वेरी पुअर है तो ये करेंगे, सीवियर है तो ये, इमरजेंसी में फिर हम फुल थ्रॉटल काम करेंगे कि अब तो पॉल्यूशन को चेक करना ही पड़ेगा। सो दिस इज़ इमरजेंसी। ये हैव अ लुक एट नोट्स, कुछ ही दिन पहले हमने ग्रैप भी पढ़ा था, दिस इज ग्रैप। ओके, मॉडरेट पुअर ग्रेडेड है, जैसा पॉल्यूशन का लेवल है उसके अकॉर्डिंग एक्शन प्लान होगा। सो दिस इज ग्रैप। देन दिस इज थर्ड रेक ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस मार्च में आ जाएगी। स्लाइट इंप्रूवमेंट है AQI का, बट अभी भी सीवियर है। ये कौन सी है? वंदे भारत एक्सप्रेस है, वंदे भारत, इसको ट्रेन 18 भी कहा गया। ये इंडिजिनस है, सेमी हाई स्पीड है, EMU ट्रेन है, डिज़ाइन हुई है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर चेन्नई में। तो कुछ टाइम पहले इसके 2 रैक्स आए थे, अभी और रैक्स आ रहे हैं, मतलब और ट्रेन्स आ रही है, नंबर ऑफ ट्रेन्स बढ़ेंगी। 58 रैक्स हैं, जिसमें 30 बनेंगे ICF चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, 14 बनेंगे मॉडर्न कोच फैक्ट्री इन रायबरेली, और 14 बनेंगे कपूरथला में। तो 3 जगह रेलवे कोचेस बनते हैं, एक बनता है चेन्नई ICF, दूसरा रायबरेली और तीसरा कपूरथला। तो यहाँ लोकेशंस है रेलवे कोचेस बनने के, और ये तीनों अब एक्टिव होंगे और स्पीड से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हम बनाएंगे, विच इज़ गुड। ट्रेन में भी जो अभी बात चल रही है वो चल रही है हाई स्पीड ट्रेन की, हाई स्पीड ट्रेन, जैसे एक बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट था जापान के असिस्टेंस से ट्रेन्स। तो जो वंदे भारत है ये सेमी हाई स्पीड है, सेमी हाई स्पीड। सो दिस इज पेज नंबर 3 एंड दिस इज 10 बजे 10 हफ्ते 10 मिनट, डिफीट डेंगू एवरी संडे, फ्रेश कॉम्बिंग ऑपरेशन इन राजौरी आफ्टर टिप ऑफ, मिलिटेंसी को यहाँ पे कर्ब करने की कोशिश है। अब इंटरनेट का मिसयूज़ होता है तो गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, इंटरनेट को बैन किया जाता है। बट इंटरनेट अगर बैन होता है तो जो सिटीजन्स हैं इनका नॉर्मल राइट टू लाइफ, इनके नॉर्मल वर्क, एजुकेशन, इकोनॉमी, ये सब भी हिट होता है। पैची इंटरनेट इर्क्स नेटिजन्स इन श्रीनगर। गवर्नमेंट कांट बी एडवर्सरी व्हेन सिटीजन्स राइट्स आर अंडर थ्रेट, ये ऑब्जर्वेशन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। ये चुंबी वैली हमने पढ़ा, नाउ दिस इज देयर। गवर्नमेंट कांट बी एडवर्सरी व्हेन सिटीजन्स राइट्स आर अंडर थ्रेट,
जीएस पेपर 2 के लिए कुछ बहुत अच्छे फॉडर मटेरियल है यहाँ। तो सी, ये केस एक सुप्रीम कोर्ट में जैसे आता है आर्टिकल 32 के अंदर, आर्टिकल 32 राइट टू इंफॉर्मेशन वगैरह। आर्टिकल 32 में रेमेडी है, फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए तो यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट और आपका वायलेशन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट उसको सुनेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, और रेमेडी देगा, सॉल्यूशन देगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें मांगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर उसको डिनाई कर रही है, कोऑपरेट नहीं कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे दिस डांट लगाई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोऑपरेट करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो गवर्नमेंट कैन नॉट टेक एन एडवर्सियल पोजिशन when fundamental rights of citizens are under threat. Good line, note it down. State cannot blame judges of judicial oligarchy. जैसे कई बार हम जुडिशियल एक्टिविज्म देखते हैं या फिर जुडिशियल ओवर रीच हो जाता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्लेम नहीं कर सकती जजेस को फॉर दिस। एरिस्टोक्रेसी इन द रूब ये नहीं बोल सकती, बिकॉज जुडिशरी तो अपना काम कर रहा है। जुडिशरी का काम है कॉन्स्टिट्यूशन को सेफ गार्ड करना, सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को सेफ गार्ड करना। दैट इज वाई फंडामेंटल राइट्स को नेगेटिव इन कैरेक्टर बोलते हैं, थोड़ा नेगेटिव इन द सेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं फंडामेंटल राइट्स टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ सिटीजन्स। तो यहाँ विजडम ऑफ जस्टिस HR खन्ना ओपिनियन केशवानंद भारती केस 1973 भी साइट किया गया। केशवानंद केस में बात आई थी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का। So judicial review and soliciting constitutional justification for policies formulated by the executive is an essential function. Executive ने एक पॉलिसी बनाई तो उस पर जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए। कोर्ट ने इस बात पे एम्फेसाइज किया। जस्टिस खन्ना केस में बताया गया था कोर्ट का प्राइमरी ड्यूटी क्या है, अपहोल्ड करें कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज विदाउट फियर और फेवर, एंड इन डूइंग सो they cannot allow any political ideology or economic theory which may have caught their fancy to color the decision. कोर्ट का काम है फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन को सेफगार्ड करना, इसमें किसी भी टाइप की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इकोनॉमिक थ्योरी बीच में नहीं आनी चाहिए। दिस इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट। साइलेंट स्पेक्टेटर कोर्ट नहीं हो सकती when constitutional rights of citizens are infringed by executive policy. सो द होल आइडिया इज आर्टिकल 32 के अंदर पेटिशनर और स्टेट दोनों को कोऑपरेट करना पड़ेगा ऑनरेबल कोर्ट के साथ, और कोर्ट जो भी इंफॉर्मेशन मांगे तो गवर्नमेंट को भी और पेटिशनर को भी वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। दे हैव टू बी द आईज एंड ईयर्स ऑफ द कोर्ट। सो दिस इज देयर। अब जो नेक्स्ट है, दिस इज राजपथ रिवैम्प इज ऑन ट्रैक सेज ऑफिशियल। अब देखिए दिसंबर आ रहा है तो 26 जनवरी को यहाँ पे परेड भी होती है, तो रैंप अप की बात है, जल्दी काम होना है, रिवैम्प ऑन ट्रैक। डिले इसलिए हुआ यहाँ काम में बिकॉज रेनफॉल इस मॉनसून बहुत ज़्यादा आया, फ्लडिंग हुआ, हाई वाटर टेबल था, तो जो अंडरग्राउंड कुछ टनल्स भी बनानी थी उसमें वर्क में डिले हुआ। दिस इज सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, ये है इंडिया गेट, यहाँ हमारी ऐसी दिस रिपब्लिक डे परेड होती है, तो इस पूरे सेंट्रल विस्टा का रिवैम्प हो रहा है। Then Arunachal to showcase heroic villages near the China border. तो ये काहो विलेज है। 1962 में जब चाइनीज अटैक हुआ था तो यहाँ के लोगों ने बहुत ब्रेवली एक यहाँ पे फ्रंट प्रेजेंट किया था। सो दैट इज वाई हेरोइक विलेज है, इसको ऑनर किया जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव, लोहित रिवर पे है ये काहो। सुप्रीम कोर्ट टर्न्स फोकस ऑन मेंटल हेल्थ इश्यूज। नाउ दिस इज वन थिंग, फिजिकल अगर कुछ एलिमेंट होता है तो वो नज़र आता है, बट मेंटल जो एलिमेंट है वो नज़र नहीं आता, और जो चीज़ नज़र नहीं आता हम वो समझ नहीं पाते और उसका सॉल्यूशन फाइंड नहीं होता है। तो जुडिशरी शुड नॉट ट्रीट द मेंटल हेल्थ ऑफ अ पर्सन विद अ वन साइज फिट ऑल, बिकॉज there are 7 billion people on this planet earth and all people, everyone is different and unique. So when it comes to mental health तो one size fits all approach नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कोर्ट ने ये कहा कि इंडिविजुअल पर्सनैलिटी डिफर होती है, परसेप्शन डिफरेंट होता है, आप कैसे वर्ड को परसीव कर रहे हो, कैसे टॉक्स को देख रहे हो एट्सेट्रा, ये हर इंडिविजुअल का अलग होता है। और जस्ट लाइक दैट आप
आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते कि उसके मन में क्या चल रहा है, माइंड इमोशन का लेवल क्या है, स्टेटस क्या है। सो दैट इज़ वाई ये चीज़ें हैं, इसमें वन फिट सॉल्यूशन नहीं होता है, केस बाय केस बेसिस में एड्रेस करना ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इनटू वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, ये बिहेवियरल साइंटिस्ट ने भी ये बताया। हिट्रोजेनस होता है, हर किसी का रेस्पॉन्स एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, ग्रोथ डिफरेंट होता है, मेंटल माइंड मेकअप डिफरेंट होता है। सो दैट इज़ वाई वी नीड टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। एज अ लाइक गवर्नमेंट सर्विस या पब्लिक लाइफ में आप रहते हैं तो आपको बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है एंड एवरीबडी इज़ डिफरेंट। सो इसीलिए ये जो सॉफ्ट स्किल्स होती है, एम्पैथी होती है कि आप समझ पाओ कि सामने वाले पे क्या बीत रही है। दीज थिंग्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड स्पेशली दिस सिविल सर्वेंट्स में, बिकॉज यू हैव टू डील विद सो मैनी पीपल, डिफरेंट डिफरेंट पीपल। तो एम्पैथी होना ज़रूरी है। दिस इज़ पोर्टेबल, वार्मथ, एलिगेंट एंड प्रैक्टिकल। ये कश्मीर के हीटर हैं, काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं ये। कॉम्प्राइजिंग अर्दनवेयर इन अ विकेट बास्केट, कश्मीर ठंड भी बहुत होती है यहाँ, तो ये कांगड़ी है, अ वेंडर ऑफ कांगड़ी। एलिगेंट एंड प्रैक्टिकल। दिस इज श्रीनगर डिक्लेयर्ड अ मेजर एयरपोर्ट। मेजर एयरपोर्ट मतलब यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने डिक्लेयर किया है श्रीनगर एयरपोर्ट मेजर एयरपोर्ट है। तो अब ये आएगा एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट 2008 के अंदर, एरा के अंदर। तो एरा अब यहाँ पे फेयर वगैरह चीज़ें डिसाइड करेगी। वो डिसाइड करेगी डेवलपमेंट फ़ी कितना होगा, पैसेंजर सर्विस फ़ी क्या होगा, एरोनॉटिकल सर्विसेज से रिलेटेड। तो एरा अब डिटरमाइन करेगी टैरिफ। सेंटर डेजिग्नेट करता है एयरपोर्ट को मेजर एयरपोर्ट अगर इफ क्रॉसेज अ पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ एनुअल पैसेंजर ट्रैफिक, मतलब वॉल्यूम के हिसाब से कितने पैसेंजर्स उस एयरपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हैं, उस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग उसका डेजिग्नेशन होता है कि वो मेजर एयरपोर्ट है या नहीं। अगर मेजर एयरपोर्ट है तो उसमें ये फेयर वाली चीज़ें एरा के थ्रू डिसाइड होती है। सो दिस श्रीनगर अब एक मेजर एयरपोर्ट है। दिस इज मिस्टर अजीत डोवाल होल्ड स्ट्रैटेजिक डायलॉग विद फ्रांस। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो न्यूक्लियर सबमरीन, जो डीजल सबमरीन की डील थी, वो क्वॉश हो गई और ऑकस बना। ऑकस में अमेरिका, यूएसए ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन प्रोवाइड कर रहा है। तो इस बात से फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया में टेंशन्स आ गए। फ्रांस हमारा अच्छा पार्टनर है, मिलिट्री पार्टनर भी है, रफेल वगैरह हमने फ्रांस से लिए, सबमरीन में भी फ्रांस का काफ़ी अच्छा एक्सपर्टीज़ है। तो इस पूरे बैकड्रॉप में अब फ्रांस और इंडिया के बीच में जो मिलिट्री और आर्म्स, इनसे स्ट्रैटेजिक कोलेबोरेशन बढ़ रहा है, कन्वर्जेंस बढ़ रहा है। तो स्ट्रैटेजिक डायलॉग अभी फ्रांस के साथ हुआ। दो चीज़ें यहाँ पे कॉमन रही। पहला तो साइबर सिक्योरिटी, साइबर थ्रेट, बिकॉज नेचर ऑफ वॉरफेयर इज चेंजिंग, साइबर थ्रेट एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी। मैरीटाइम एंड साइबर थ्रेट और इंडो पैसिफिक तो बज़वर्ड है ही। इन तीन चीज़ों पे कन्वर्जेंस की बात है फ्रांस के साथ। तो मिस्टर डोवाल एंड डिफेंस मिनिस्टर ऑफ दिस फ्रांस, यहाँ पे मीटिंग हुआ, कोऑपरेशन की बात हुआ, इंटेलिजेंस शेयरिंग होगा, बायलैटरल एक्सरसाइज होगा, ये सब रेगुलर टॉक्स हैं। देन मोर पीपल नीड टू गेट वैक्सीनेटेड सेज डॉक्टर। कोऑर्डिनेटेड पैन इंडिया कैंपेन ज़रूरी है जो प्रिवेंट कर पाए फ्रेश आउटब्रेक ऑफ कोविड-19, बिकॉज अभी हमने देखा फरवरी में भी केसेस बहुत कम थे, बट उसके बाद आया मार्च अप्रैल में। सो कॉम्प्लासेंट नहीं होना है, वैक्सीनेशन कवरेज बढ़ना चाहिए। और सेकेंड डोज अभी लोग नहीं लगा रहे हैं, तो इसके लिए डोर टू डोर कैंपेन भी स्टार्ट हो रहा है वैक्सीनेशन कवरेज का। कोऑर्डिनेटेड पैन इंडिया कैंपेन ही प्रिवेंट कर सकता है आउटब्रेक ऑफ कोविड-19। देन दिस इज हाउस पासिस बाइडेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल। अब सी हमने देखा ना, यूएसए वैसे तो कैपिटलिस्ट है, बट वेलफेयर का भी यहाँ पे बड़ा अभी प्रेजेंस बढ़ रहा है। वेलफेयर, वैसे भी जो डेमोक्रेट्स होते हैं ये ज़्यादा वेलफेयर की ओर ओरिएंटेड होते हैं। तो बाइडेन का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ब्रॉडबैंड एक्सेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये सारी चीज़ें अभी इस बिल में कवर करने की बात है। सो लेट अस सी, यूएसए भी ह्यूज इकोनॉमिक लॉसेस अभी कोविड-19, एंड देन वर्ल्ड जिस डायरेक्शन में है, ट्रेड वॉर विद चाइना, चाइना सुप्रीमेसी चैलेंज कर रहा है यूएसए की। तो इन सब के अंदर दिस बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज ट्राइंग टू रीअसर्ट यूएस हेजेमनी, रीअसर्ट इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। प्लस बिल्ड बैक बेटर इनिशिएटिव भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में पुश है। लेट अस सी। देन ये टेक्सास में म्यूजिक फेस्ट चल रहा था, यहाँ पे स्टैम्पीड हो गया और 8 क्रश्ड। देन अफगानिस्तान का न्यूज़ है, एनालिस्ट रशिया चाइनीज एम्बेसी अक्यूजेस यूएस ऑफ एक्सपेंडिंग मिलिट्री बेसिस, चाइना एंड यूएसए। मिस्टर शी जिनपिंग अभी मिलिट्री असर्टिवनेस, चाइना का मिलिट्री स्ट्रेंथ को डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहते हैं, बिकॉज चाइना इज थिंकिंग कि फाइनेंशियली वी आर स्ट्रॉन्ग नाउ दिस इज द टाइम कि हम मिलिट्री और मसल इनको भी फ्लेक्स करें। तो इसके कारण यूएसए और चाइना एंड यूएसए के साथ हो जाएंगी एशियन और डेमोक्रेटिक नेशंस, ताइवान भी एक फ्लैश पॉइंट है। तो लेट अस सी यहाँ पे क्या होता है, बट लुकिंग लाइक कि टेंशंस बढ़ रहे हैं चाइना एंड यूएसए में। नाउ दिस इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फर्स्ट है कॉस्मिक जेट। तो अगेन यहाँ पे एक रेगुलर एक नेचर एस्ट्रोनॉमी का थ्योरी है, कुछ इमेजेस मिले हैं कि आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है अबाउट ब्लैक होल्स वगैरह, वो प्रूफ हो रही है। एक्चुअली एक गैलेक्सी मिला है मैसियर 87, तो इसकी स्टडी से ये पता चल रहा है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जैसी जो चीज़ें हैं वो करेक्ट हो सकती हैं। सो दिस इज़ वन थिंग। स्लीप एंड अल्जाइमर डिसीज़ के बारे में यहाँ लिखा है, अल्जाइमर भूलने लग जाते हैं हम चीज़ें। तो यहाँ जो बात है, एक स्टडी में पाया गया कि ये जो थैलेमस है, थैलेमस क्या होती है, ग्लैंड है, थैलेमस ब्रेन में होता है। थैलेमस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्लीप, जो हमारी स्लीप होती है वो ये कंट्रोल करती है। तो इसका अगर ज़्यादा अच्छा एक्टिवेट होता है, स्लीप अगर प्रॉपर होती है, डिप्राइव्ड नहीं है हम, साउंड स्लीप है, तो अल्जाइमर से भी फाइट करने में वो हेल्प हो सकता है। एक्चुअली स्लीप जो है ना, इसको हम बहुत अंडररेटेड मानते हैं। स्लीप इज़ द टाइम व्हेन बॉडी रिकवर्स, बॉडी ग्रोज। ये मतलब हमारी सर्विसिंग होती है व्हेन वी स्लीप। तो दैट इज़ वाई स्लीपिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साउंड स्लीप। देन की टू द फ्यूचर। ये की टू द फ्यूचर में क्या है कि अर्थ लाइक इट्स वेरी ओल्ड। तो अर्थ में अगर हम हिस्ट्री ट्रेस करने की कोशिश करते हैं तो हम रेडियो कार्बन डेटिंग करते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग कि हम फाइंड आउट करते हैं उस टाइम पे लाइफ फॉर्म कैसा रहा होगा, क्लाइमेट कैसा रहा होगा, एट्सेट्रा। फिर एक और टर्म होता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। जो ट्रीज़ है ना, इसमें से रिंग्स बनती हैं, रिंग्स। और ट्रीज़ की रिंग्स के थ्रू हम बता सकते हैं कि उसमें बार्क का कलर क्या है, टेक्सचर क्या है। उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि उस टाइम पे क्लाइमेट कैसा रहा होगा, टेम्परेचर, मॉइस्चर, हीट, एट्सेट्रा। सो की टू द फ्यूचर, फ्यूचर की रहती है पास्ट में, और उसके लिए रेडियो कार्बन टाइप ऑफ थिंग्स हैं। स्पंजेस एंड ब्रेन। अब जो ब्रेन है ये बहुत इवॉल्व्ड दिस लाइफ फॉर्म में होता है। स्पंजेस में यूजुअली ब्रेन नहीं होता है, बट स्पंजेस सारी एक्टिविटीज़ कर रही है, लाइक वाटर एब्जॉर्ब कर रही है, वाटर रिलीज भी कर रही है, फूड भी बना रही है। हाउ? उनके पास ब्रेन तो है नहीं। सो स्पंजेस ऐसा इसलिए करती है बिकॉज कलेक्टिवली इन्होंने एक कॉम्प्लेक्स सेल कम्युनिकेशन बना रखा है सिस्टम में, उनकी बॉडी में, जो हार्मफुल बैक्टीरिया से फाइट करता है, फीड करता है। तो एक कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम इवॉल्व्ड है, बट वो ब्रेन नहीं है। ब्रेन इज लाइक नेक्स्ट स्टेप। ब्रेन नहीं है, बट एक वर्क अराउंड है स्पंजेस में, जिससे वो नॉर्मल बॉडी फंक्शंस करते हैं। तो ये तो थे स्नैपशॉट, स्पंजेस एंड द ब्रेन, की टू द फ्यूचर, स्लीप एंड अल्जाइमर और कॉस्मिक जेट। अब ये है ऑरोरा बोरियोलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। अक्सर हम देखते हैं ये अर्थ है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, सन से आता है सोलर फ्लेयर। तो यहाँ पे हमें लाइटनिंग दिखती है नॉर्थ और साउथ पोल में। नॉर्थ में ज़्यादा दिखती है बिकॉज यहाँ ह्यूमन सेटलमेंट्स भी ज़्यादा है हमारे। तो यहाँ पे आपको आर्कटिक सर्कल में ऐसे लाइटनिंग्स दिखती है, वो होती है बिकॉज ऑफ सोलर फ्लेयर। सोलर फ्लेयर, तो अभी दीपावली भी था, दीपावली इज फेस्टिवल ऑफ लाइट। तो सिमिलरली हमें दिस नॉर्थ में भी कुछ यहाँ पे लाइट्स देखने को मिली। अब ये जो है ये बिकॉज ऑफ सन होता है। सन क्या है? सन स्टार है, सन में हो रहा है फ्यूजन। फ्यूजन मतलब फ्यूज हो रहा है, फिजन मतलब टूट रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हीलियम बन रही है, फ्यूजन। हीलियम बनती है, लॉस ऑफ दिस मास होता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है और एनर्जी ऐसे इमिट होती है। तो सन ऐसे रेडिएशंस बाहर निकाल रहा है। इसमें स्टॉर्म्स भी आते हैं। जहां अगर स्टॉर्म है वहां रेडिएशन सपोज कम निकल रहा है तो वो ब्लैक स्पॉट टाइप नजर आएगा। ओके, फिर ये इसकी डिफरेंट लेयर्स होती है। तो सन इज बेसिकली अ गैशियस जाइंट जहाँ पे फ्यूजन चल रहा है।
अब ये जो एमिट हो रहा है रेडिएशन, ये भी कॉन्टिन्यूसली नहीं होता है, कभी एक स्टॉर्म आएगा, बहुत ज़्यादा एमिशन होगा, फिर एक लो आएगा, ऐसा होता है। तो इसको हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही एक लैब है नासा का, सोलर डायनामिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट भी है, जो सोलर फ्लेयर्स को टैप रखता है। सोलर फ्लेयर सन के अंदर होते हैं, सन में मैग्नेटिक स्टॉर्म भी आता है, अर्थ की तरफ आता है, तो इससे हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गैजेट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो इम्पैक्ट होते हैं। इंडिया में भी है CESSI, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पेस साइंसेज इंडिया, ये भी प्रेडिक्ट करता है सोलर स्टॉर्म्स को। तो इसने करेक्टली प्रेडिक्ट किया था, अभी 2:14 AM IST November 4 पे सोलर स्टॉर्म आया था, एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किया। तो हमने टाइमिंग प्रेडिक्ट किया, इसका इम्पैक्ट भी हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, इंटेंसिफाई। इम्पैक्ट के लिए हमें ग्राउंड लेवल पे क्या डैमेज हुआ ये भी देखना पड़ेगा, बिकॉज ये जो सोलर स्टॉर्म्स आते हैं, मास इजैक्यूलेशन होता है दिस सोलर फ्लेयर्स का, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टॉर्म से कई बार पावर ग्रिड इम्पैक्ट होती है, पाइपलाइन अफेक्ट होती है, डीप सी केबल अफेक्ट होता है, तो इम्पैक्ट भी हमें देखना पड़ता है सोलर स्टॉर्म का। तो ये हाई लैटिट्यूड और पोलर कंट्रीज में देखने को मिलता है, स्पेक्टेकुलर लाइट शो होता है। तो दिस इज देयर, ये अभी 4 नवंबर को हुआ था। इसरो का एक आदित्य L1 सैटेलाइट लॉन्च है, इससे हम और बेटर प्रेडिक्ट कर पाएंगे सन के बिहेवियर को, टाइम, इंटेंसिटी और इम्पैक्ट। कंट्रीज प्लेजेस इम्प्रूव ऑड्स ऑफ थ्वाटिंग ग्लोबल टेम्परेचर राइज बाय अ थर्ड। यह रेगुलर टॉक्स हैं कि नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस जो कर रहे हैं, नेट जीरो का टारगेट बना रहे हैं, ग्लोबल जो क्लाइमेट राइज है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे बेटर है, ओवरऑल हमें बेनिफिट होगा। टेम्परेचर जो है हम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं रखना चाहते हैं प्री इंडस्ट्रियल लेवल के बेंचमार्क से। तो लेट अस सी, भी इसमें और एफर्ट्स की ज़रूरत है। डू एनिमल्स हैव पर्सनैलिटीज़, हम सबकी पर्सनैलिटीज़ होती है, तो एनिमल्स में भी होती है। तो यहाँ इन्होंने स्क्विरल वगैरह पे ऐसे टेस्ट किए और पाया कि एनिमल्स की भी पर्सनैलिटीज़ होती है। जैसे कुछ एनिमल्स फ्रेंडली होते हैं, कुछ फोर्सफुल, कुछ ब्रिस्क स्विफ्ट होते हैं, कुछ बोल्ड होते हैं, रिस्क टेकिंग होते हैं। Then pandemic far from over, even as global toll crosses 5 million, pandemic is not over yet. FAQ में फर्स्ट है रिजर्वेशन ऑन कोटा। तो अभी मद्रास हाई कोर्ट ने रिजर्वेशन जो था 1 ईयर कम्युनिटी 10.5% उसको क्वाश किया। क्वाश करने का 2 रीज़न यहाँ पे बताया, एक तो डेटा रिलेटेड है, करेक्ट डेटा एंड बेसिस। दूसरा ये है कि जो 102nd अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसने बनाया था नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन और प्रेसिडेंट को एम्पावर किया था टू नोटिफाई बैकवर्ड क्लासेस लिस्ट फॉर ईच स्टेट। मतलब प्रेसिडेंट के पास पावर है 102nd में, जो स्टेट्स हैं वो नोटिफाई नहीं कर सकते, सेंटर करेगा। तो ये एक बेसिस हुआ। ऑल दो ये 102nd अमेंडमेंट फरवरी 2021 तक था, वॉज इन फोर्स, और इसी टाइम पे तमिलनाडु ने भी डिसीजन लिया, तो तब तो 102nd अमेंडमेंट था। तो तमिलनाडु का डिसीजन जो था दिस नोटिफाई करने का अंडर कास्ट, वो गलत हो गया कोर्ट के अकॉर्डिंग। बट अब 102nd से फिर नेक्स्ट अमेंडमेंट आ गया है, जिसमें अब स्टेट्स जो हैं वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दिस नोटिफाई कर सकते हैं बैकवर्ड क्लासेस लिस्ट को। तो अब इसमें क्या चेंजेस होगा, लेट अस सी। देन ये जो बात है, वेयर डज इंडिया स्टैंड ऑन मीथेन एमिशन। मीथेन, हम मीथेन को टारगेट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन ज़्यादा पोटेंट है ग्लोबल वार्मिंग में इन कंपैरिजन टू CO2, प्लस मीथेन जो है इसका परसेंटेज कम है, क्वांटिटी कम है, सो ओवरऑल CO2 ज़्यादा पोटेंट हो जाता है। बट अगर पोटेंसी देखें तो, अगर पोटेंसी कंपेयर करें तो मीथेन ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा क्लाइमेट को बढ़ाने में, टेम्परेचर बढ़ाने में ज़्यादा पोटेंट है। मीथेन के साथ एक और चीज़ है, ये शॉर्ट लिव्ड होती है। तो शॉर्ट लिव्ड है तो इसको टारगेट करें हम। मीथेन जैसे हमने अभी कुछ ही दिन पहले देखा था 18% कॉन्ट्रीब्यूशन है, अगर इसको टारगेट करें तो ईजिली हमारे जो गोल्स हैं 1.5 डिग्री वाले वो हम अचीव कर पाएंगे। तो CO2 तो है, मीथेन को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो इसी बात पे अभी प्लेज हुआ COP26 ग्लासगो में, क्विकर रिजल्ट्स आएंगे अगर हम मीथेन को भी कम करें। मीथेन को कम करने का एक और तरीका है, बिकॉज मीथेन अक्सर कहाँ मिलती है, लाइव स्टॉक में, स्वॉम्स वगैरह में। इसकी एनर्जी को टैप करो, मीथेन से बायोगैस वगैरह बन सकती है, तो हमारी एनर्जी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और मीथेन का टारगेटिंग भी हो जाएगा। स्टोरी सो फार ये है कि UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुआ, 26th कॉन्फ्रेंस COP26 ग्लासगो में।
यूएस और यूरोपियन यूनियन, ये इनका इनिशिएटिव है, यूएस का और ईयू का, यूएस एंड ईयू। प्लेज करो ग्रीन हाउस गैस मीथेन बाय 2030, कट करो 30% कंपेयर्ड विद द 2020 लेवल। 90 कंट्रीज ने साइन किया, इंडिया ने साइन नहीं किया। तो एक तो मीथेन था। दूसरा जो था डिक्लेरेशन वो आया फॉरेस्ट एंड लैंड यूज पे। ये इनिशिएटेड था यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। हॉल्ट करो डिफॉरेस्टेशन और लैंड डिग्रेडेशन को बाय 2030। तो चाइना ने इसको साइन किया, बट इंडिया ने फॉरेस्ट का जो है, फॉरेस्ट प्लांटेशन डिफॉरेस्टेशन स्टॉप करने का, लैंड डिग्रेडेशन का, इंडिया ने ये भी साइन नहीं किया है। तो इंडिया ने मीथेन वाला भी साइन नहीं किया और दिस फॉरेस्ट वाला भी प्लेज साइन नहीं किया। इंडियन ऑफिशियल्स बोलते हैं हमने इसलिए साइन नहीं किया बिकॉज इसमें जो वर्डिंग्स हैं वो करेक्ट नहीं है। वर्डिंग्स मतलब ये जो वर्डिंग्स हैं इसकी वो इम्पैक्ट करेगी ट्रेड को भी, जबकि ट्रेड तो WTO का मैंडेट है। ये जो डिक्लेरेशन एंड प्लेजेस हैं ये ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। तो बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड वर्डिंग्स इंडियन ऑफिशियल्स ने अभी इसको साइन करने से मना किया है। अभी इट इज़ अगेन अर्ली, लेट अस वेट इस पे आगे क्या स्टैंड हम लेते हैं। बाकी इंडिया का कॉन्टेक्स्ट ये है 1/3 फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इंडिया में होना चाहिए, जो नहीं है इंडिया में 22% ही है, और एक कार्बन सिंक बनाना भी ज़रूरी है। बाकी ये रेगुलर टॉक्स हैं, हैव अ लुक। 2-1 दिन पहले जो हमने देखा था 5th को कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो मीथेन है वो 25 टाइम्स ज़्यादा पोटेंट है CO2 से इन टैपिंग हीट इन एटमॉस्फेयर। शॉर्ट लिव्ड होती है, तो इसको टारगेट करें तो पॉजिटिव इम्पैक्ट जल्दी आएगा क्लाइमेट को, टेम्परेचर को कम करने के लिए। ये लैंडफिल्स, ऑयल, नेचुरल गैस सिस्टम, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक रेयरिंग, कोल माइनिंग, मोबाइल कंबस्शन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, इन सब जगह पे मीथेन मिलती है। रूरल इकोनॉमी में कैटल पॉपुलेशन है, इंडिया में कैटल्स एंड लाइव स्टॉक्स भी बहुत हैं, तो दैट इज़ वाई मीथेन इज़ इम्पॉर्टेंट। हम मीथेन जो बन रहा है एंथ्रोपोजेनिक एमिशन वगैरह, उसको बायोगैस में कन्वर्ट करें, एनर्जी में कन्वर्ट करें। ग्लासगो डिक्लेरेशन से पहले जो फॉरेस्ट का है, इससे पहले 2014 का न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन भी आया था, जिसमें भी यही बात थी कि डिफॉरेस्टेशन को चेक करना है। तो दिस इज देयर, ओके। वाई इज दिल्ली होल्डिंग ऑन NSA मीट ऑन अफगानिस्तान? अफगानिस्तान के बारे में हमें जो देखना है वो ये है कि टेररिज्म कम हो, जो माइग्रेशन हो रहा है वो कम हो, इन्वेस्टमेंट्स जो हमारे अफगानिस्तान में हैं वो सिक्योर हो, सेंट्रल एशिया का एक्सेस मिले, और बिकॉज अफगानिस्तान इज़ अवर नेबर, 106 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करते हैं, तो हम ये भी असर्ट करना चाहते हैं। हम ह्यूमैनिटेरियन एड्स भी देना चाहते हैं अफगानियों के लिए। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मीट है SCO, मॉस्को फॉर्मेट था। सेंट्रल एशिया साउथ एशिया डायलॉग हुआ ताशकंद में, और एक है रैट्स, ये है रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर ऑफ SCO। ये 4-5 कीवर्ड आंसर में दिखने चाहिए, शंघाई, मॉस्को, सेंट्रल एशिया और SCO का रैट्स। तो दिस इज अवर स्ट्रैटेजी इन अफगानिस्तान। अब जो नेक्स्ट है वो है RBI एंड प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन नॉर्म्स। प्रॉम्प्ट करेक्टिव, RBI वैसे तो रेगुलेट करता है बैंक्स को कि रॉन्ग डूइंग्स तो नहीं हो रही है, बट एक प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन भी होता है कि अगर बैंक की हेल्थ डिटीरियोरेट हो रही है तो बैंक फेल होने से पहले RBI को पता चल जाता है, तो RBI तुरंत करेक्टिव एक्शन स्टार्ट कर देता है। तो ये PC है, इसमें कुछ चेंजेस आए हैं। RBI के जो वर्ड्स हैं वो ये है, ऑब्जेक्टिव ऑफ PCA फ्रेमवर्क इज टू इनेबल सुपरवाइजरी इंटरवेंशन एट एप्रोप्रिएट टाइम। सुपरवाइजरी इंटरवेंशन एट एप्रोप्रिएट टाइम, सुपरवाइज करे एंटिटी को, इम्प्लीमेंट करे रेमेडी मेजर टाइमली मैनर पे, ताकि फाइनेंशियल हेल्थ रीस्टोर हो पाए बैंक की। तो PCA फ्रेमवर्क क्या करता है, एक टूल है जो बैंक की डिटीरियोरेटिंग हेल्थ को करेक्ट करता है। अब 2017 में सेंट्रल, अभी आज की डेट में सेंट्रल बैंक अभी PCA में है। 2017 में 3-4 कंडीशंस बताई कि PCA में हम क्या क्या पैरामीटर्स देखेंगे जिसके अकॉर्डिंग हम बैंक का डिसाइड करेंगे कि उसको PCA में रखना है या नहीं। एक है कैपिटल एसेट, दूसरा है प्रॉफिटेबिलिटी और तीसरा है लेवरेज। ये कुछ 3 पॉइंट्स थे 2017 में भी। अब जो अपडेट आया है उसमें प्रॉफिटेबिलिटी को हटा दिया गया है। इन वर्ड्स के मीनिंग समझते हैं। कैपिटल एडिकेसी रेशियो क्या होता है? कैपिटल दैट इज बैंक ऑट टू होल्ड एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल एसेट। टोटल एसेट कितना है, कैपिटल टोटल एसेट कितना है, तो
कैपिटल दैट अ बैंक ऑट टू होल्ड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट। जैसे कि अगर 11.5% है कैर, तो बैंक मस्ट ब्रिंग इट्स ओन कैपिटल ऑफ 11.5 फॉर एवरी 100 इट इंटेंड्स टू लेंड। बैंक एक्चुअली क्या करता है, हम अपना पैसा बैंक में जमा कराते हैं और बैंक उस पैसे को आगे फॉरवर्ड कर देता है, लोन दे देता है। अब हम जो पैसा जमा करते हैं तो हमें 3% ब्याज मिलता है, बैंक आगे जो लोन देता है उसमें लेता है 6%। तो बीच का जो 3% हुआ वो बैंक का प्रॉफिट। बैंक ऐसे काम करते हैं। अब बैंक क्या करेगा कि अगर उसने 100 रुपये लोन दिया है तो कम से कम जो 11.5 रुपये हैं वो बैंक के खुद के होने चाहिए, जमा पैसे नहीं। तो वो हो जाएगा कैपिटल एडिकेसी रेशियो 11.5%। सपोज अगर है तो 11.5 बैंक का खुद का कैपिटल होना चाहिए पर 100 रुपी इट इंटेंड्स टू लेंड। तो दिस इज कॉल्ड कैपिटल एडिकेसी रेशियो। कैपिटल एसेट्स हैं या नहीं है बैंक के पास। एसेट क्वालिटी क्या होता है, पोर्शन ऑफ द लोन अनलाइकली टू बी पेड बैक। नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मतलब लोन दिया है वो वापस आ ही नहीं रहा है, डूब रहा है, तो उसकी एसेट क्वालिटी खराब हो जाएगी। पोर्शन ऑफ टोटल एडवांसेस टैग्ड नॉन परफॉर्मिंग आफ्टर द प्रोविजनिंग फॉर बैड लोन्स। बैड लोन्स हटा दो, फिर उसके बाद नॉन परफॉर्मिंग क्या है तो उससे पता चलेगा एसेट की क्वालिटी क्या है। फिर रिटर्न ऑन एसेट्स क्या है, ये प्रॉफिटेबिलिटी बताता है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है बैंक को। लेवरेज रेशियो क्या है कि लेंडर ने कितना स्ट्रेच किया है इन बोरोविंग फंड्स टू जनरेट इनकम। लेवरेज कितना है उसका, हाउ मच अ लेंडर हैज स्ट्रेच्ड इटसेल्फ इन बोरोविंग फंड्स। बोरोविंग फंड्स की बिकॉज अक्सर क्रंचेस होता है बैंक के पास, फंड्स डिप्राइव्ड होते हैं, तो हाउ मच दे हैव स्ट्रेच्ड देमसेल्फ इन बोरोविंग फंड्स टू जनरेट इनकम। जितना ज़्यादा लेवरेज होगा ना उतना ही वो रिस्क के ऊपर है। रिस्कियर द टर्फ ऑन विच द लेंडर स्टैंड्स, मतलब लेवरेज बहुत ज़्यादा है, मतलब वो बैंक बहुत रिस्क पे है, उसने बहुत स्ट्रेच कर रखा है फंड्स जनरेट करने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए। तो ये पैरामीटर्स हैं जिससे पता चलता है बैंक की हेल्थ का। क्या है, कैपिटल एडिकेसी रेशियो, एसेट क्वालिटी, प्रॉफिटेबिलिटी और लेवरेज। तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जब लगता है, अगर इन पैरामीटर्स में बैंक अच्छा नहीं कर रहा है तो पीसीए लगाएगा आरबीआई और बैंक पे रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे, कर्ब्स लगेंगे। बैंक अपना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दे पाएगा, बैंक अपना एक्सपेंशन नहीं कर पाएगा, बैंक के खर्चे में भी कटौती की जाएगी, आरबीआई इन पे एक चेक लगा देगा। तो अब जैसे 2017 से था, रीजनल रूरल बैंक को पीसीए के अंदर मैंडेट नहीं किया गया था। 2021 में स्मॉल फाइनेंस और पेमेंट बैंक भी अब पीसीए के अंदर नहीं आएंगे। दिस इज न्यू डेवलपमेंट। तो एक तो प्रॉफिटेबिलिटी अब हटा दिया गया है और दूसरा स्मॉल फाइनेंस एंड पेमेंट बैंक भी अब पीसीए के अंदर नहीं आएंगे। रीजनल रूरल बैंक पहले ही नहीं आते थे। रिटर्न ऑफ एसेट्स प्रॉफिटेबिलिटी भी अब क्राइटेरिया नहीं है। तो दीज आर न्यू डेवलपमेंट जो आरबीआई ने पीसीए पॉलिसी में चेंजेस किए। बट दैट डजंट मीन कि आरबीआई इंटरवीन नहीं कर सकता। अगर कोई भी बैंक फेल हो रहा है तो आरबीआई तो वहाँ पे इंटरवीन करेगा ही। तो प्रिपेयर अ नोट ऑन द आरबीआई, डिस्कस इट्स वेरियस रोल्स एंड फंक्शंस। वेरी हाई एल्डिंग टॉपिक। आरबीआई की आज विकी पेज भी ओपन करिए एंड रीड एवरीथिंग। आरबीआई कब बना, किस कमीशन ने बनाया, क्या रोल है, क्या फंक्शन है, रीड डाउन एवरीथिंग। ओके, प्रिपेयर दिस नोट। राइज फॉल एंड रिटर्न ऑफ टिग्रे रेबल, बस यही जानना है। टिग्रे रेबल यहाँ पर है इथियोपिया के यहाँ नॉर्थ में, और यहाँ पे चल रहा है सिविल वॉर। ये गल्फ ऑफ अडन, एड्रिया, सूडान और यहाँ पे इथियोपिया। देन दिस इज अ मैरिज मेड ऑन अर्थ, प्रिंसेस माको, इन्होंने कॉमनर के साथ मैरिज किया तो अब ये भी एक कॉमनर है। देन दिस बैंक रिफ्यूट्स विसल ब्लोवर क्लेम्स। विसल ब्लोवर का मतलब क्या होता है, टेल। Booster shot, pediatric job to keep vaccine demand high, and this is sports. Okay. Then express में again covid fire tragedy है, और this is managing record crowds, pandemic control ज़रूरी है। अब ऐसे पानी डाल रहे हैं ना ताकि डस्ट सेटल हो जाए, दिल्ली का पॉल्यूशन। देन 10 बजे 10 हफ्ते 10 मिनट छठ पूजा की प्रिपरेशन है। अब यमुना भी पॉल्यूट हो रही है, लेवल अप है अमोनिया का। देन ये जो टॉय ट्रेन्स हैं दार्जिलिंग की, तो पेटेंट किया जा रहा है इनके ओल्ड लोगों को, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। इंडिया में ऐसी टॉय ट्रेन्स और कहाँ कहाँ चलती है, आंसर। ये तो दार्जिलिंग हुआ, इसके अलावा भी है, एक नॉर्थ में एक साउथ में, कहाँ पर है, आंसर। अरुणाचल रिवर फ्लोइंग बैक फॉर अ वीक, एवलांच का थ्रेट है। कोल शॉर्टेज अब ईज हो रहा है। मैकेफी सेल हो गया। टेस्ला बैटरी ओपन कर रही है। ओंटारियो
देन वर्ल्ड न्यूज़ में दिस इज़ ह्यूस्टन और की CPC कॉन्क्लेव है। द चीताज आर कमिंग, चीताज का ट्रांसलोकेशन हो रहा है इंडिया में। देन पहले इंडिया में मिलते थे, फिर वो एक्सटिंक्ट हो गए इन वाइल्ड में, अभी फिर से ट्रांसलोकेट होगा अफ्रीका से। दिस इज़ हाई रोड टू चाइना, ये नई बुक है, फ्रैक्चर्ड हिमालय, निरुपमा राव मैम की है। 649 to 62 इंडिया चाइना रिलेशंस यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। सो दिस इज़ द इंडियन एक्सप्रेस। हम अक्सर बात करते हैं कल्चर का, बट कल्चर का मतलब क्या होता है? कल्चर बहुत ब्रॉड एंडेड होता है। इसमें मैनर्स आते हैं, क्लोथ्स एंड ड्रेसिंग आता है, वर्किंग स्केड्यूल क्या है, लैंग्वेज, मेडिकल क्योर, रिलीजन, चाइल्ड रियरिंग मेथड, फूड, फोक आर्ट, सेलिब्रेशंस, जोक्स, ये सब जो है ना, ये सब मिलके बनाता है कल्चर। जैसे हम बोलते हैं ना हमारा इंडियन कल्चर ऐसा है, तो मतलब दीज आर द पिलर्स। इन सब के बेसिस में हम बोलते हैं कि हमारा इंडियन कल्चर ऐसा है, वेस्टर्न कल्चर डिफरेंट है। सो दिस इज देयर, ये सब जरूरी चीज़ें होती है, पिलर्स होते हैं कल्चर को डिफाइन करने के लिए। ओके, so today we talked about prompt corrective action. This is important. Emission, methane, and pledges. Dengue, this is chicken corridor security, and 7th of November 2021. So thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.